बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब आज ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बीवी फकीरनी बनी रोड पर भीख मांग रही थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया। जब मैं उसके पास गया और उसको बालों से पकड़ा तो उसने शोर मचा दिया और अपने शौहर को बुला लिया कि मैं उसे छेड़ रहा हूं। मजबूरन मुझे उसे छोड़ना पड़ा और घर जाकर इरादा किया कि मैं अब इसको फौरन तलाक दे दूंगा। लेकिन जब मैं घर आया तो बीवी को सजी संवरी देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी तो घर पर ही थी। अब मैं रोज उस फकीरनी को देखता। मुझे अब यकीन था कि वो मेरी बीवी नहीं है। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जूं ही कदम कमरे में रखे तो मेरी रूह लरस गई। मेरी शादी को 3 माह हो गए थे और मुझे अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। मैं दिन रात नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहता था, मगर इस मुआशरे में सिफारिश चलती है। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, हमेशा मेरे दुख दर्द बांटती और मुझे तसल्ली देती कि आप परेशान ना हो, बहुत जल्द आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसकी तसल्ली से मैं मुतमईन तो हो जाता, लेकिन फिर यह सोचता कि घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरी पैसों के लिए फिक्र देखकर मेरी बीवी मुझे कुछ पैसे ला कर दे देती और कहती कि ये लें पैसे और घर का राशन ले आएं। मैं हैरान होता कि मेरी बीवी के पास पैसे आखिर आते कहाँ से हैं। वो कहती कि शादी से पहले ही उसने ये पैसे जमा किए हुए थे। मुझे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी होती और मैं फिर से नौकरी की तलाश में जुट जाता और आखिरकार मुझे एक अच्छे दफ्तर में नौकरी मिल ही गई। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मेरी बीवी सुबह उठती, मुझे जगाती, नाश्ता पकाती और हम दोनों साथ में नाश्ता करते और फिर मैं दफ्तर चला जाता। सारा दिन दफ्तर में काम करता और दोपहर को छुट्टी होती तो घर आ जाता। मेरी बीवी मेरे लिए सज धज कर तैयार हुई पहले से बैठी होती थी। रात का खाना भी तैयार होता था। उसने घर के सारे काम भी किए होते थे। मेरी बीवी बहुत मेहनती थी। मेरा और सारे घर का बड़ी मोहब्बत से ख्याल रखती थी। मुझे भी अपनी बीवी से मोहब्बत सी हो गई थी जैसे। कभी कभार दफ्तर से वापसी पर उसके लिए गजरे या कोई तोहफा भी ले आता था और उससे वो खुश भी हो जाती थी। ऐसे ही शादी को 1 साल गुजर गया था। मेरी बीवी अक्सर अकेली कमरे में बैठी रो रही होती। मैं अक्सर पूछता कि क्या हुआ है, क्यों रोती हो, क्या मैंने कोई दुख दिया है? तो वो कहती कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने दुख नहीं दिया, मैं अपनी बहन को याद कर रही हूं। जब मैं पूछता कि तुम्हारी बहन कहाँ है, मर गई है क्या, तो वो आगे से कोई जवाब न देती और मजीद रोने लगती। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगता और फिर उसका दिल बहलाने के लिए मैं उसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता। थोड़ी ही देर में उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता था। गर्मियां गुजर गईं और अब सर्दी का मौसम आ गया था। सर्दी में दिन छोटे होते हैं, इसीलिए मेरे दफ्तर के वक्त में आधे घंटे का वक्फा डाल दिया गया। मुझे आधा घंटा पहले ही छुट्टी हो गई। आज मैं खुश था कि घर जाऊंगा और बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा। और ऐसे ही खुशी खुशी मैं मोटर बाइक चलाते हुए सड़क पर रमादमा था कि अचानक बड़े चौक पर मेरी नजर एक फकीरनी पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया था, मगर फिर मैं बाइक करीब लेकर गया और वहां जाकर जो मैंने देखा वो सच में हैरत अंगेज था। मैंने वहां अपनी बीवी को देखा था जो भिकारन बनी सड़क पर बैठी थी। वहां चौक में उसके साथ और भी बहुत से भिखारी बैठे हुए थे। फटे हुए कपड़े और मिट्टी से अटे हुए बाल, जैसे सालों से नहाई ना हो। अपनी बीवी की यह हालत देखकर मैं शशदर रह गया था। वो लोगों से भीख मांग रही थी। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं गुस्से में बाइक से उतरा और उसकी जानिब बढ़ गया ताकि उससे पूछूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे अजनबी निगाहों से देखा, जैसे वो मुझे जानती ही ना हो, और मुझसे कहने लगी, रब दे नाम ते दे दे बाबा। ये सुनकर मैं मजीद आग बगोला हो गया और वो मुझसे भीख मांग रही थी। मैंने गुस्से में आओ देखा ना ताओ अपनी बीवी के बाल पकड़ लिए और चिल्लाकर कहा कि ये कैसी हरकतें कर रही हो, चलो मेरे साथ। मुझे इस तरह करता देखकर दूसरे फकीर भी हमारी तरफ मुतवज्जो हुए। मेरी बीवी ने ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां बहुत से लोग जमा हो गए थे। फिर उस मजमे में से एक फकीर आदमी निकलकर मेरी तरफ बढ़ा और मुझे चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बीवी को छोड़ दो। यह सुनकर मैं सख्ते में आ गया। एक आदमी मेरी बीवी को अपनी बीवी कह रहा था। मैंने गुस्से में कहा, यह तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मेरी ये बात सुनकर वो फकीर चिल्लाया कि अगर तुमने मेरी बीवी के बाल ना छोड़े तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। यह सुनकर मैं सख्ते में आ गया और उसके बाल छोड़ दिए और उस फकीर से कहा कि
भाई ये मेरी बीवी है। तो फ़कीर कहने लगा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है साहब, ये मेरी बीवी है। वहाँ मौजूद दूसरे फ़कीर भी कहने लगे कि हाँ, ये इसी फ़कीर की बीवी है और ये दोनों हमारी बिरादरी के हैं, और तुम बड़े लोग ऐसे हमारी बिरादरी की किसी औरत को अपनी बीवी नहीं कह सकते। जब मैंने अपनी बीवी की आंखों में देखकर कहा कि रुखसाना, ये लोग क्या कह रहे हैं, इनको बताओ कि तुम मेरी बीवी हो, तो वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं कोई रुखसाना नहीं हूं। लेकिन मैं मान ही नहीं रहा था। फिर वो फ़कीर जिसे मेरी बीवी अपना शौहर कह रही थी मुझ पर टूट पड़ा। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार घोंसा दे मारा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था और जमीन पर जा गिरा। मेरे मुंह से अब खून निकल आया था और नीचे गिरने की वजह से बहुत ज्यादा चोट भी आई थी। मुझे इस तरह देखकर सारे फ़कीर वहां से भाग गए थे। लोगों ने मुझे जमीन से उठाया और कपड़े झाड़ने लगे। किसी ने पानी पिलाकर कुल्ली करवाई तो खून निकलना बंद हुआ। मुझे बहुत गुस्सा था, काफी जख्म भी आए थे। इसलिए मैं मोटरसाइकिल पर बैठा और करीबी एक क्लिनिक में चला गया और मुंह पर जहां जख्म आए थे वहां पर पट्टी करवाई और घर की जानिब चला गया। रास्ते में जाते हुए मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे इतना जलील करवाया है, वो भी इतने लोगों के सामने। ऐसी बीवी से अच्छा है कि बीवी ही ना हो। मैंने सोच लिया था कि घर जाते ही अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। गुस्से से भरपूर मैं अपने घर में दाखिल हुआ। मेरे जहन में वही चौक वाला वाकया चल रहा था। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहां जो मैंने देखा वो देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मेरी बीवी तो कमरे में बैठी थी और मेरे इंतजार में सजी संवरी बैठी थी। मुझे देखते ही शफकत से बोली, आप आ गए, ये आपके चेहरे पर क्या हुआ? मेरी ये हालत देखकर वो तड़प उठी थी और फौरन मेरे लिए पानी लेने चली गई। उसने मुझे पलंग पर बिठाया और कहने लगी कि मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूं। मैं हैरत से ये सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी यहां है तो वो सड़क पर कौन था। मेरी बीवी ने मुझे दूध पिलाया और मुझसे पूछने लगी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने कुछ भी ना बताया और चुप रहा। वो मेरे पास बैठ गई और मेरा सर दबाने लगी। फिर खुद ही मेरे बाजुओं और पैरों की मालिश करने लगी। मुझे अब बहुत सुकून मिल रहा था और फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही ना चला। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी बीवी को अपने पहलू में ही सोते पाया। न जाने कब तक रात को वो मुझे दबाती ही रही थी और दबाते हुए सो गई थी। मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है, फिर ये वो भिकारन कैसे हो सकती है? अपनी बीवी को देखकर मेरे जहन में ये ख्याल आया था। आज मुझे अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता बनाया। सारा नाश्ता ट्रे में सजाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया। मैंने उसे उठाया तो वो एकदम हैरान हो गई और कहने लगी कि आपने क्यों बनाया नाश्ता? मुझे कहा होता। तो मैंने कहा कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। हमने मिलकर नाश्ता किया और फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में जाते हुए अजीबो गरीब ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो औरत मेरी बीवी ही हो। मेरे जहन में ये ख्याल आया तो फौरन दूसरा ख्याल आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बेहाल भिकारन और मेरी बीवी बहुत सलीका शार है। उस भिकारन को तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है और मेरी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहती है। यही सब सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर वापसी पर बड़े चौक से गुजरते हुए उस भिकारन को देखूंगा। हो सकता है कि कल मेरा वहम हो, उसकी सूरत मेरी बीवी जैसी ना हो। यही सोचते हुए मैं ऑफिस चला गया और सारा दिन वहां काम किया। दोपहर को जब छुट्टी हुई तो मैंने अपनी बाइक का रुख बड़े चौक की तरफ मोड़ लिया। वो भिकारन आज भी वहां पर अपने शौहर के साथ बैठी हुई थी और लोगों से भीख मांग रही थी। मैं दूर दूर से ही उसका मुशाहिदा कर रहा था। उसकी शक्लो सूरत बिल्कुल मेरी बीवी जैसी ही थी। एक दिन के लिए मुझे फिर से लगा था कि वो मेरी ही बीवी है। फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बाइक भगाता हूं और घर जाकर दोबारा से देखता हूं कि मेरी बीवी घर पर है या नहीं। मैंने बर्क रफ्तारी से बाइक दौड़ानी शुरू कर दी और जल्दी जल्दी घर पहुंच गया। मेरे जहन में यही था कि अगर वो भिकारन ही मेरी बीवी हुई तो मेरी बीवी घर पर ना होगी। लेकिन घर पर पहुंचकर मुझे हैरत का मजीद झटका लगा, क्योंकि मेरी बीवी तो घर पर ही थी और मेरे लिए खीर पका रही थी। आज मुझे खुद पर बेहद अफसोस हुआ था कि मेरी बीवी मेरी इतनी फिक्र करती है और मेरा इतना ख्याल रखती है और मैं उस पर शक करता हूं। मेरा दिल किया कि एक बार अपनी बीवी से अभी सब कुछ जिक्र करूं और उसको सब सच बता दूं और उससे मुआफ़ी भी मांग लूं। मगर फिर सोचा कि अपनी बीवी को तकलीफ नहीं दे सकता मैं। इसी पछतावे में मैंने सारा दिन गुजारा। मैं बहुत परेशान रहा था। मेरी बीवी मुझसे बार बार पूछती कि क्या परेशानी है,
क्यों अफसुर्दा हैं? मैं यही कहता कि बस तबीयत थोड़ी खराब है। मेरी ये बात सुनकर वो तड़प उठती कि क्या हुआ है, मैं आपका सर दबाती हूं। मैं फौरन कह देता कि तुम परेशान मत हो, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ही मजीद दिन गुजरते जा रहे थे। मैं रोज अब बड़े चौक का चक्कर लगाता और देखता कि वो फकीरनी वहां पर मौजूद है या नहीं, और फिर जल्दी से घर जाकर देखता कि मेरी बीवी घर पर है या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बीवी पर शक अब कम होने लगा था। मेरा दिल ये चाहता था कि अपने शक के बारे में अपनी बीवी को जरूर बता दूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी बीवी मुझ पर अंधाधुंध एतमाद करती थी और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। इलेक्शन आ गए थे और इलेक्शन की वजह से दफातर को आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। ये दोपहर का वक्त था जब मुझे दफ्तर से छुट्टी हुई थी। मैं बहुत खुश था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा और फिर शाम में अपनी बीवी के साथ बाहर घूमने चला जाऊंगा। यही सोचते हुए मेरा गुजर बड़े चौक से हुआ। वहां से गुजरते हुए मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां मेरी बीवी की हमशक्ल भिकारन मौजूद न थी। मैं बहुत हैरान हुआ था कि आज वो भिकारन आखिर कहाँ गई। मैंने खुद से कहा कि मुझे क्या है, वो कहीं भी हो। यही सोचते हुए मैं घर की जानिब रवाना हुआ। मेरे जहन में यही ख्यालात चल रहे थे कि घर जाकर बीवी को जल्दी आकर सरप्राइज दूंगा। यही सब सोचते हुए मैं घर पहुंच गया। मेरे पास घर के दरवाजे की चाबी थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था। फिर दबे पांव मैं कमरे की तरफ बढ़ गया और आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला। जो ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। अंदर मेरी बीवी भिकारन की शक्ल में बैठी हुई थी। वही हुलिया, वही कपड़े और वैसी ही सूरत। मैं घबरा सा गया था। वो सिंगार मेज के सामने बैठी मेकअप कर रही थी और अपने बालों को भिखारियों के बालों जैसा बना रही थी। ये सब देखकर मेरी रूह लरस गई। फिर वो अपने कपड़ों को फाड़ने लगी। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी कमरे से बाहर की जानिब आ रही है। तो ये देखकर मैं जल्दी से वहां से भाग गया और करीबी दूसरे कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गया। मेरी बीवी कमरे से बाहर आई और फिर घर के बाहर वाले दरवाजे की जानिब चली गई। मैं छुप छुप कर ये सारे मंजर देख रहा था। मुझे अब गुस्सा आ रहा था, मगर मैं हैरान भी था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे चला गया। वो दरवाजे से बाहर निकल गई तो मैं ऊपर टेरेस पर खड़ा होकर बाहर का मंजर देखने लगा। बाहर एक कार खड़ी थी जो मेरी बीवी का इंतजार कर रही थी। मेरी बीवी को आता देखकर कार में से वही आदमी बाहर निकला जिसे मेरी बीवी अपना शौहर कह रही थी। यह देखकर मैं शशदर रह गया था। उसने कार का दरवाजा मेरी बीवी के लिए खोला और भिकारन बनी मेरी बीवी कार के अंदर बैठ गई। कार चल पड़ी और मैं ये सारा मंजर देखकर हैरत का पुतला बना बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं तो उस पर आंखें बंद करके यकीन करता था। मैं काफी देर परेशान बैठा रहा कि अचानक घर का दरवाजा खुला तो मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर जिस शख्स को मैंने देखा था उसे देखकर मैं मजीद हैरान रह गया। वहां एक औरत खड़ी थी जो अंदर की जानिब आ रही थी और मुझे देखकर वो भी हैरत ज़दा हो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर कैसे आई हो? घर की चाबी कहाँ से आई तुम्हारे पास? पहले तो वो घबराई और फिर कहने लगी कि मैं इस घर में काम करती हूँ और चाबी मुझे इस घर की बेगम साहिबा ने दी है। मैं काफ़ी हैरान था कि मेरी बीवी ने एक औरत को घर की चाबी दे रखी है। मैं गुस्से में आ गया और उस पर चिल्लाने लगा कि तुम कब से इस घर में काम कर रही हो? तो कहने लगी कि साहब मैं तो रोज़ इसी वक्त यहाँ काम करने के लिए आती हूँ और खाना पकाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और चली जाती हूँ। ये सब सुनकर मेरी रूह लरस गई थी। मैं समझता था कि मेरी बीवी घर के सारे काम करती है, मगर उसने तो मुलाजमा रखी हुई थी। मैंने मुलाजमा से कहा कि ठीक है तुम काम करो और जाओ। मुलाजमा ने काम मुकम्मल किया और चली गई। मैं अब गुस्से से पागल होने लगा था। दिल तो चाह रहा था कि मेरी भिकारन बीवी घर आए और मैं उसे तलाक दे दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि इससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी असलियत सबके सामने लेकर आऊँगा और यही सोचकर मैंने प्लान बनाया और कल दफ्तर से छुट्टी करने का फैसला कर लिया। रात को मेरी बीवी आई तो मैंने उसे इस बात का एहसास ही ना होने दिया कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता है। बस आम मामूल के मुताबिक उसके साथ रवैया रखा और सुबह हो गई। मैंने अपनी बीवी को यह नहीं बताया था कि आज मैं दफ्तर से छुट्टी कर रहा हूँ। मैं दफ्तर के बहाने घर से बाहर चला गया और फिर पिछले दरवाजे से अंदर आकर छुप गया। मैं अपनी बीवी पर कड़ी नज़र रखने लगा। मेरी बीवी कहीं से भी एक भिकारन नहीं लग रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि
इतनी सलीकाशार औरत एक भिखारन भी हो सकती है। जो ही दोपहर हुई मेरी बीवी कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उसने भिखारन का लिबादा ओढ़ा और वैसा मेकअप करने लगी, बालों को मिट्टी से भरने लगी और मैं ये सब देखने लगा था। मैंने एक कार किराए पर ले रखी थी ताकि मैं अपनी बीवी का पीछा कर सकूं और उसके बाहर आने से पहले ही मैं कार में सवार था। मेरी बीवी बाहर आई और उस आदमी के साथ कार में बैठ गई जिसे वो अपना शौहर कहती थी। मैंने अपनी कार उनकी कार के पीछे लगा दी। सारे शहर से होते हुए वो लोग बड़े चौक तक पहुंच गए। वहां जाते ही एक तरफ पिछली जानिब उन्होंने कार रोकी और मेरी बीवी कार से बाहर निकल आई और फिर छुपते छुपाते हुए बड़े चौक पर बैठते हुए फकीरों के साथ बैठ गई। मुझे हैरत हो रही थी कि अगर मेरी बीवी यही भिखारन है तो वह मुझसे पहले घर कैसे पहुंच जाती है। जब अपनी बीवी को बड़े चौक में देखकर मैं वापस मुड़ने लगा तो किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। तो जो ही मैंने पीछे देखा तो पीछे खड़े शख्स को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पीछे वो आदमी खड़ा था कि जिसे मेरी बीवी अपना शौहर कहती थी। उसे देखकर मैं एकदम घबरा गया था, मगर फिर उसने जो बात मुझे कही वो सुनकर मुझे और भी हैरान हो जाना चाहिए था। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलें, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूं। मैंने पूछा कि किस चीज़ की सच्चाई? तो कहने लगा कि मैं जानता हूं कि आपको ये राज पता चल चुका है कि वो भिखारन आपकी बीवी ही है। मैं बहुत हैरान हुआ था कि उसे ये सब कैसे पता चला। तो कहने लगा कि मेरे साथ चलें। मैं उसके साथ साथ चल दिया। वो आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। हम दोनों एक गली में पहुंचे। बहुत ही तंग और बारीक गली थी। हम लोग गली में चलते ही जा रहे थे। गली लंबी ही होती जा रही थी और फिर एक मकान के आगे वो रुक गया और दस्तक दी। जिस शख्स ने मकान का दरवाज़ा खोला वो कोई और नहीं, मेरी अपनी ही बीवी थी। मैं हैरान हो गया था कि मेरी बीवी दो जगह पर आखिर हो कैसे सकती है। मेरी बीवी ने मुझे हैरान देखकर कहा कि अंदर आ जाएं। मैं उस आदमी के पीछे अंदर चला गया। ये एक छोटा सा घर था कि जहां एक ही कमरा था। मेरी बीवी मुझे उस कमरे में ले गई। उस कमरे में मैंने जो नज़ारा देखा वो देखकर मेरा बदन कांप सा गया। कमरे में एक बूढ़ी औरत पड़ी थी और ऐसे पड़ी थी कि जैसे मर चुकी हो, मगर वो जिंदा थी और बस एक ही लफ्ज़ दोहराए जा रही थी कि मेरी बेटी, मेरी बेटी। मैं ये सब देखकर हैरत ज़दा हो गया और अपनी बीवी से कहा कि ये सब क्या है। तो वो कहने लगी कि ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ये बताया ही नहीं गया था कि मेरी सास भी है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। तो कहने लगी कि देखो इसे, मरी ही तो हुई है, लोगों की बातों ने मार दिया है इसे, क्या हशर कर दिया है इसका। मैंने कहा ये सच कैसे हुआ। मेरी ये बात सुनकर मेरी बीवी तंजिया मुस्कुराई और कहने लगी कि मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और हम दोनों बहनें भी माँ के साथ सौतेले बाप के घर चली गईं। मैंने कहा दोनों बहनों से क्या मुराद है। तो मेरी बीवी कहने लगी कि मेरी एक और बहन भी थी, मुझसे छोटी। मेरा सौतेला बाप हम दोनों को पसंद नहीं करता था और बहुत जुल्म करता था, हम पर खूब मारता रहता था और मेरी छोटी बहन इस सब से उकता गई थी। सताई तो मैं भी हुई थी, मगर मुझ में हिम्मत थी बर्दाश्त करने की। मेरी बहन ने घर से भागने का फैसला किया था और ये बात मेरा सौतेला बाप जान गया था। उसने मेरी बहन को रास्ते में से पकड़ लिया और कुछ भिखारियों को फरोख्त कर दिया और घर में किसी को भी इस बारे में ना बताया। हम लोग तो यही समझते रहे कि मेरी बहन गुम हो गई है, मगर वो भिखारियों के अड्डे पर थी। एक दिन मैंने और मेरी माँ ने सौतेले बाप की ये बात सुन ली। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और इत्तेफाक से मेरे सौतेले भाई ने भी ये बात सुनी थी। फिर मेरी बीवी ने उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसे वो अपना शौहर कह रही थी। ये मेरा शौहर नहीं, मेरा भाई है, मेरे सौतेले बाप का बेटा। ये सुनकर मैं मजीद चकरा गया। फिर मेरी बीवी ने बताया कि उसने अपने सौतेले बाप से पूछा कि उसकी बहन को कहाँ छुपा रखा है। बदले में सौतेले बाप ने कहा कि ये लड़की तो पागल हो गई है और फिर दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। सौतेले भाई ने उन दोनों को पनाह दी और उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरी बीवी कहने लगी कि हम दोनों इस घर में रहने लगी। मेरी माँ तो जीते जी मर चुकी थी, हर वक्त बहन को याद करती और खुद को इसका कसूरवार समझती। लेकिन मैंने और भाई ने मिलकर बहन को ढूंढने का फैसला कर लिया था। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो माँ ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपनी हालत का अंदाजा था। फिर मैंने और भाई ने मंसूबा बनाया। हमने भिखारियों जैसा हुलिया बना लिया ताकि भिखारियों में से अपनी बहन को तलाश कर सकें। हम लोग शुरू में भिखारी बनकर भिखारियों से ताल्लुकात बढ़ाते रहे और अब हम उनके अड्डों पर भी जाना शुरू हो गए और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम अपनी बहन को ढूंढ लेंगे। ये सब सुनकर मैं रो पड़ा था और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने ये बात मुझे क्यों ना बताई,
तो वो कहने लगी कि मुझे पता था कि आप मुझे कभी भी भिखारन बनने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन जिस रोज़ आपको मैं चौक में पहली बार मिली, हम लोगों ने पहले से मंसूबा बना रखा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं कहूँगी कि ये मेरा शौहर है। मैं हर रोज़ दोपहर में तैयार होकर भिखारन बन जाती और आपके आने से पहले ही घर लौट आती। आप जितनी भी तेज़ बाइक चलाते मैं पहले पहुंच जाती, क्योंकि हमारे पास कार थी और मैं कार में ही मेकअप बदल लेती और हुलिया सुधार लेती। घर के कामों के लिए मैंने काम वाली रखी हुई थी, लेकिन अब आपको सारी हकीकत का पता चल गया था और जब हमें इस बात का पता चला तो मैंने और भाई ने सब कुछ आपको बताने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी बीवी के आंसू साफ किए और कहा कि अब तुम्हारा भिखारन बनने का सफर खत्म हो गया। अब तुम्हारी जगह मैं भिखारी बनकर तुम्हारी बहन को तलाश करूंगा। फिर उस दिन के बाद मैं और मेरा साला, हम दोनों भिखारी बनकर मेरी साली को तलाश करने लगे। हमने शहर के बहुत सारे भिखारियों के अड्डों पर उसे तलाश किया और आखिरकार एक दिन हमने उसे तलाश कर ही लिया। भिखारियों ने मेरी बीवी की बहन को गूंगा कर रखा था और वो गूंगी फकीरनी बनकर पैसे मांगती थी। हमने पुलिस को साथ मिलाया और यूं मेरी साली को आज़ाद करवा लिया। मेरी साली का कुछ दिन के बाद जबान का ऑपरेशन है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस ऑपरेशन के बाद वो फिर से बोल सकेगी। अल्लाह हर किसी को ऐसे सौतेले बापों और भिखारियों के गिरोहों से महफूज रखे। खुदा करे कि मेरी साली भी जल्द ठीक हो जाए। अपनी बहन को वापस पाकर मेरी बीवी बहुत खुश है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।